हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू जे क्लासी मेरठ। मेरा नाम है शिवांश और आज मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुका हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की वन शॉट वीडियो। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा में ऑलरेडी मैं 2 यूनिट की 2 अलग अलग वन शॉट वीडियोज बना चुका हूं। एंड इसी चीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स लेकर आ चुका हूं यूनिट थर्ड की वन शॉट वीडियो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा में यूनिट थर्ड है होने वाली है जावा न्यू फीचर्स। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की यूनिट थर्ड जो कि है जावा न्यू फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कवर करने वाले हैं। एंड जितना भी यूनिट थर्ड का सिलेबस है उस सबको आज की वन शॉट वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आज की जो वन शॉट वीडियो होने वाली है वो बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किसी भी कंपनी में एज ए जावा डेवलपर जाना चाहते हैं या जावा के बेस पर अपना इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम जो वन शॉट वीडियो में कवर कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं वो सभी टॉपिक्स इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से आज की वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आज की वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जे क्लास मेरिट के चैनल पर नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। एंड फटाफट से आज की वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड जावा न्यू फीचर्स के साथ। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा न्यू फीचर्स। जावा के क्या क्या नए फीचर्स हैं उनके इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज। इंट्रोडक्शन टू जावा न्यू फीचर्स यानी जावा 8 एंड बियॉन्ड, राइट। ओवरव्यू, जावा हैज कंटिन्यूअसली इवॉल्व। जावा कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स। मतलब साल के अनुसार हर साल कहीं ना कुछ इसमें इवॉल्व हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम जावा 8, जावा 8 से स्टार्टिंग हुई, मैनी न्यू फीचर्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस द लैंग्वेज कैपेबिलिटी इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यानी जावा 8 के बाद काफी सारे इंट्रोड्यूस किए गए, काफी सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, एनहांस की गई प्रोग्रामिंग को, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को या फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, सिंपलीफाई कोड को सिंपल किया गया एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और जो जावा की परफॉर्मेंस थी जावा 8 के बाद उसको काफी ज्यादा इंप्रूव की गई। तो द मेजर इंप्रूवमेंट्स रिवॉल्व अराउंड फंक्शनल इंटरफेसेस। जो मेजर इंप्रूवमेंट्स थे जावा 8 के बाद या जावा 8 में वो क्या थे? फंक्शनल इंटरफेसेस। ये हम इंटरफेस यूज कर सकते थे, लैम्डा एक्सप्रेशंस हम यूज कर सकते थे, स्ट्रीम्स हम यूज करवाते थे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के बारे में, तो उन स्ट्रीम्स को हम यूज कर पा रहे थे। एंड मॉड्यूलरिटी मतलब हम बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड कर पा रहे थे। जावा 8 इंट्रोड्यूस द बिगेस्ट पैराडिज्म shift, but Java 9 and beyond have also added powerful tools for better code structure and maintainability, right? So conclusion क्या है पूरे पर डेफिनेशन का, इंट्रोडक्शन टू जावा न्यू फीचर्स का, कि जावा ने कंटिन्यूसली अपने आप में कुछ ना कुछ चेंज किए हैं। जावा डेवलपर्स ने, जिन्होंने जावा को डेवलप किया, किसने जावा को डेवलप किया, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 1995 में जो पब्लिकली जावा को रिलीज किया गया 1995 में, राइट। किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने। सन माइक्रो सिस्टम्स एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने 1995 में जावा को रिलीज किया, पब्लिक रिलीज किया। किसने डेवलप की जावा लैंग्वेज को? जेम्स गोसलिंग ने 1991 में, 1992 में। बट उस टाइम पे उसका नाम क्या था? ओक था, राइट। बट उसमें काफी चेंज किया गया। देन 1995 में जो जावा सेकंड वर्जन आया वहां पर जावा को जावा मतलब ओक का नाम जावा कर दिया गया एंड उसको पब्लिकली रिलीज कर दिया। बट उसके बाद भी जावा ने कंटिन्यूसली अपने आप में चेंज किए हैं, कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स को ऐड किया है। अगर हम करंट की भी बात करें तो जावा का 24th वर्जन हम यूज कर रहे हैं।
क्या यूज कर रहे हैं एग्जाम में या इंटरव्यू में? सबसे ज्यादा इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली जो पूछा जाता है कि जावा का किस वर्जन को अभी हम यूज कर रहे हैं। अगर आप करंट में जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस टाइम पर अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आज के टाइम पर, अभी के टाइम पर जावा 24 को हम यूज कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स जावा मतलब जावा में चेंज हुए हैं जो कि लेटेस्ट अपडेटेड जावा है वो है जावा 24, और इसको हम आज टाइम पर यूज कर पा रहे हैं। बट जावा 8 के बाद काफी सारे फीचर्स को, नए नए फीचर्स को ऐड किया गया। जैसे अगर हम बात करें फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम्स एंड मॉड्यूलिटी, जावा इंट्रोड्यूस द बिगेस्ट पैराडाइम शिफ्ट, बट जावा 9 and beyond have also added powerful tools for better code structure and maintainability. So काफी अच्छी डेफिनेशन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए what are the new features of Java programming and or they can ask what are the new features of Java, what are new features of Java, तो whatever they can ask, वो आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं जावा के बारे में, न्यू फीचर्स के बारे में बोल सकते हैं, या आज के टाइम पे हम जावा कौन से यूज कर रहे हैं, जो भी अगर वो पूछते हैं तब हम बता सकते हैं कि यस जावा ने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, काफी नए नए फीचर्स को ऐड किया है। 8 के बाद हम फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर पा रहे थे, लैम्डा एक्सप्रेस को यूज कर पा रहे थे, एंड स्ट्रीम्स, मॉड्यूलिटी, इन सबको यूज कर पा रहे थे। एंड अगर आपको ज्यादा डीप में जानना है कि जावा 24 में क्या क्या फीचर्स है, देन यू कैन सिंपली गो टू oracle.com, oracle.com पर जाकर आप जावा 24 वर्जन के बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं कि क्या क्या नए नए फीचर्स को ऐड किया गया। राइट नाउ फंक्शनल इंटरफेसेस, अभी हमने बात की जावा 8 में फंक्शनल इंटरफेस को मतलब रिलीज किया गया या यूज में लाया गया। तो फंक्शनल इंटरफेसेस होते क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस दैट हैव एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो फंक्शनल इंटरफेस वह इंटरफेस होता है जहां पे एग्जैक्टली सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? वो मेथड जहां पे उसकी किसी भी मेथड की डेफिनेशन नहीं दी जाती, उसको सिर्फ डिफाइन किया जाता है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। एंड जब हम फंक्शनल इंटरफेस की बात करें तो फंक्शनल इंटरफेस वह इंटरफेस है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। These interfaces can be implicitly implemented using lambda expression. इनको हम lambda expressions में यूज करते हैं। Functional interfaces are the core of functional programming in Java. So functional interfaces क्या है? Core of functional programming in Java, right? So why it's important? क्यों जरूरी है ये? So it enables functional style programming and supports the use of lambdas and method references. So it enable functional style programming. Functional style programming को क्या करता है? enable करता है and support the use of lambdas. lambda का यूज को सपोर्ट करता है and method references. देखते हैं आगे क्या होता है lambda expression। अगर एग्जांपल की बात करें, so public interface my function, हमने एक फंक्शन बनाया, मतलब एक इंटरफेस बनाया my function के नाम का, जिसके अंदर एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? ये है एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि इसके हमने डायरेक्ट यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है, इसके यहाँ पे भी डेफिनेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हम बोलेंगे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एंड जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तब ये क्या कहलाता है? फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है। यहाँ पर हमने यूज किए एनोटेशन, एडोनेटेशन, फंक्शनल इंटरफेस यूज कर भी सकते हैं। बेसिकली ये क्या कहलाती है? एनोटेशन कहलाती है। राइट, सो एनोटेशन हमारे जावा कंपाइलर को हेल्प करती है जानने के लिए कि इस कोड का क्या मतलब होने वाला है। राइट, सो यहाँ पे हमने एनोटेशन यूज किया है। फंक्शनल इंटरफेस, पब्लिक इंटरफेस माय फंक्शन, जिसके अंदर सिंगल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। की पॉइंट्स की बात करें, सो फंक्शनल इंटरफेसेस कैन हैव डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स बट ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो फंक्शनल इंटरफेस में क्या हो सकता है? बहुत सारी कैन है डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड्स। डिफॉल्ट मेथड्स भी हो सकते हैं एंड स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है? एक डिफॉल्ट मेथड है।
अगर हमें इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करना देन वी हैव टू यूज स्टैटिक कीवर्ड देन देयर, राइट। सो डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स हम यूज कर सकते हैं फंक्शन इंटरफेसेस के अंदर, बट ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शनल इंटरफेसेस आर इन जावा util dot function such as function tr, predict t and consumer t, right? So the most commonly used functional interfaces are in java dot util dot function. तो java dot util dot function के यहाँ एक पैकेज है जावा पैकेज के सब पैकेज यूटिल के अंदर एक सब पैकेज बना हुआ है फंक्शन नाम का। उसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट या कह सकते हैं कॉमनली यूज फंक्शनल इंटरफेसेस है, राइट। क्या कॉमनली यूज फंक्शनल इंटरफेसेस क्या क्या है वो? फंक्शन टी एंड आर एज आर्गुमेंट ले रहा है, प्रेडिकेट टी एंड कंज्यूमर टी, राइट। देखेंगे इनके यूज आगे जाकर। लैम्डा एक्सप्रेशन, सो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, लैम्डा एक्सप्रेशन provides a clear and conscious syntax for writing any numerous functions, right? Any methods without a name. Lambda expression provides a clear and conscious syntax for writing anonymous functions, right? Anonymous function बनाने के लिए हमें clear क्या करता है एक्सप्रेशन प्रोवाइड, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करता है? प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड सिंटैक्स, क्लियर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है फॉर राइटिंग एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस फंक्शंस क्या फंक्शंस होते हैं? वो सभी फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होता, दैट इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ ए फंक्शनल इंटरफेस, जो कि फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करता है। सिंटैक्स क्या होता है? पैरामीटर्स, यहाँ पे हम एरो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये एरो ऑपरेटर है, एंड देन एक्सप्रेशन। So lambdas can be used wherever a functional interface is expected. जहां पर हम फंक्शनल इंटरफेस बनाना चाहते हैं या फिर फंक्शनल इंटरफेस है, वहां पर हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों यूज किया जाता है? एनोनिमस फंक्शंस के लिए। एनोनिमस फंक्शंस मतलब वो सभी फंक्शन जिनका कोई भी नेम नहीं होता। क्या सिंटैक्स है? सिंपल सा सिंटैक्स है, parameters, arrow operator, then expression, right? Now example, my function sum equal to, my function क्या थी? एक क्लास थी। अगर आपको याद है एक इंटरफेस था, my function क्लास नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरफेस था my function। किस टाइप का इंटरफेस था? फंक्शनल इंटरफेस था। इसका हमने क्या किया है? फंक्शन बनाया है सम इक्वल टू ए एंड बी। ए एंड बी दो पैरामीटर्स ले रहा है, जिसका काम क्या है? जिसका ये क्या है? पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स ले रहा है। क्या एक्सप्रेशन है? ए प्लस बी। इन्हें लैम्डा एक्सप्रेशन इंप्लीमेंटिंग एड मेथड, एड मेथड को क्या कर रहा है? इंप्लीमेंट कर रहा है। देन इफ वी विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम डॉट, राइट, सम डॉट एड। अब एड क्या कर रहा है? जैसे हम एड लिखेंगे एंड 5 और 10 को एज ए पैरामीटर देंगे, देन ये ऑटोमेटिकली 5 और 10 को यहाँ पर लेगा, 5 एंड 10, और इसका क्या होगा? 5 प्लस 10 को रिटर्न कर देगा। तो 5 प्लस 10 करते क्या वैल्यू आएगी? 15, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है? रिड्यूस बॉयलर प्लेट कोड, नो नीड फॉर एनोनिमस इनर क्लासेस। जब हम देखेंगे एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे, वहां पर हम समझेंगे एनोनिमस इनर क्लासेस क्या होती है। सो जब हमें बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करना होता है, उस टाइम पर हम क्या यूज कर सकते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। सपोर्ट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के पैराडिज्म को सपोर्ट करता है, एंड इंप्रूव्स रीडेबिलिटी एंड कॉन्शियसनेस, राइट। नाउ आगे बढ़ता है मेथड रेफरेंसेस। मेथड रेफरेंसेस क्या होते हैं? So method references definition, method references provides a shorthand for calling a method using the lambda expression syntax.
तो मेथड रेफरेंस क्या करता है, एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है फॉर कॉलिंग ए मेथड, एक मेथड को कॉल करने के लिए यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन सिंटैक्स। लैम्डा एक्सप्रेशन सिंटैक्स की हेल्प से किसी मेथड को रेफरेंस प्रोवाइड करना, मेथड रेफरेंस प्रोवाइड ए शॉर्टकट फॉर कॉलिंग ए मेथड फॉर मेथड यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन सिंटैक्स। They can be used when you have an existing method that matches the lambda signature, right? Now types, क्या क्या types होते हैं, static method, class name, colon operator, static method, instance method, object colon instance method, and constructor reference colon class, sorry, constructor reference class name colon new। आगे समझते हैं इनका फटाफट से कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल, लिस्ट, लिस्ट क्या है, एक फ्रेमवर्क है, क्लास कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक क्लास है, स्ट्रिंग को एज ए पैरामीटर लेता है, इसको हमने एक वेरिएबल, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट, जिसको क्या कर रहा है, एरेज डॉट एज लिस्ट, लिस्ट के हिसाब से हम इन एरोज को क्या कर देंगे, यूज करेंगे। ए बी सी, ए बी सी तीन क्या है, कैरेक्टर्स है, जिसको हमने एज लिस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, with the help of list object, right? List dot for each system dot out dot print colon operator print ln uses method references for print ln, right? So why it's important, improves readability, readability को improve करता है and provides a more declarative way for of expressing operations, right? Now stream API, what is stream API definition? The Stream API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंट्रोड्यूस इन जावा 8, जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया, allows for processing sequences of elements such as collections in a functional style. It supports operations like filtering, mapping, reducing and collecting, which can be chained together to create complex queries in a clear and readable मैनर, राइट? सो जावा 8 में स्ट्रीम एपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या करता है, अलो फॉर प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स सच एज कलेक्शंस इन ए फंक्शनल स्टाइल, फंक्शनल स्टाइल्स में प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने में हेल्प करता है इन द फंक्शनल स्टाइल। ये क्या क्या सपोर्ट करता है, फिल्टरिंग सपोर्ट करता है, मैपिंग, फिल्टरिंग मतलब फिल्टर करने के लिए हमें कोई चीज को फिल्टर करना है, मतलब बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स है, उनको हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, हमने बोला जितने भी ए नाम के स्टूडेंट्स हैं उनको अलग कर दिया जाए, सो इसको बोलते हैं फिल्टरिंग। मैप करना, दो को आपस में मैप करने के लिए, जिसको बोलते हैं मतलब ए 1 से मैप है, 2 बी से मैप है, इस तरीके से। reducing and collecting which can be chained together to create complex queries in a clean and readable manner। complex queries को solve करने के लिए या create करने के लिए हम इन सबको यूज करते हैं। की फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है, lazy evaluation, intermediate operations are not executed until a terminal operation is invoked। intermediate operations क्या होता है, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, are not executed until a टर्मिनल ऑपरेशन इज इवोक। जब तक टर्मिनल ऑपरेशन इवोक नहीं होगा, नहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा या कॉल नहीं होगा, तब तक कोई भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। पाइपलाइंस ऑपरेशंस ऑन so pipelines operations on streams can be chained to form a pipeline। जैसे पाइपलाइन में होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, एक साथ कनेक्टेड होते हैं सभी जितने भी टास्क होते हैं, जितनी भी प्रोसेस होती है, उसी तरीके से स्ट्रीम एपीआई का यूज करके जितने भी स्ट्रीम्स एपीआई है उन सबकी हम एक जितने भी हमारे क्या ऑपरेशंस ऑन स्ट्रीम्स कैन बी चेंज टू फॉर्म ए पाइपलाइन, राइट? नाउ एग्जांपल, लिस्ट, इंटीजर्स की एक लिस्ट बनी है, नंबर्स इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट 1 2 3 4 5 नंबर्स डॉट स्ट्रीम।
नंबर्स के नंबर ऑपरेटर की हेल्प से स्ट्रीम फंक्शन को कॉल किया, स्ट्रीम डॉट फिल्टर एन की हेल्प से क्या किया, एन एरो एन मोड टू इक्वल टू 0 क्या करेगा, फिल्टर इवन नंबर्स। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, नंबर डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर कर रहे हैं एन की हेल्प से एन डिवाइड बाई 2 सॉरी एन मोड टू इक्वल टू 0, जितने भी इवन नंबर्स है, एन डिवाइड एन मोड 2 का मतलब क्या हुआ, जितने भी नंबर्स है उनका रिमाइंडर करने पर, रिमाइंडर मतलब उनका भागफल, राइट, सॉरी उनका शेषफल, जितना भी उनका शेषफल है अगर वो 0 हो जाता है, रिमाइंडर उनका अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है मतलब वो इवन नंबर होते हैं। तो ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारे फिल्टर करने का इवन नंबर को। फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आउटपुट में क्या आ जाएगा 2 and 4। सो 2 and 4 इनमें वो क्या है, इवन नंबर्स है। सो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है ये, प्रमोट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है, मेक्स कॉम्प्लेक्स कलेक्शन मैनिपुलेशन इजियर एंड मोर कॉन्शियस, राइट, एंड एनहांस रीडेबिलिटी बाय रिमूविंग लूप्स एंड कंडीशंस, राइट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी लूप यूज नहीं किया है या कोई भी कंडीशन हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो ये क्या करता है, एनहांस रीडेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, रिमूव करके लूप्स का एंड कंडीशन, लूप्स एंड कंडीशंस, राइट। नाउ डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। डिफॉल्ट मेथड आर मेथड्स विद ए डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन इन इंटरफेसेस। डिफॉल्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनकी डिफॉल्ट क्या होती है, डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन होती है इंटरफेस के अंदर। दे अलाउ डेवलपर टू ऐड न्यू फंक्शनलिटी टू इंटरफेसेस without breaking existing classes that implement those interfaces. So डिफॉल्ट मेथड के, डिफॉल्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट किया जाता है, उसकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन होती है किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। क्या करता है ये, मतलब डिफॉल्ट मेथड का यूज किया है, दे अलाउ डेवलपर्स टू ऐड न्यू फंक्शनलिटी। जब डेवलपर को कोई न्यू फंक्शनलिटी यानी कुछ अलग से चीजें कोई ऐड ऑन करनी होती है एक इंटरफेस के अंदर, मान लीजिए एक इंटरफेस है उसके अंदर क्या होता है, सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन की वजह से जब हम उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर कोई डेवलपर उसमें फंक्शनलिटी ऐड करना चाहता है तो डिफॉल्ट मेथड की हेल्प से कर सकता है। कैसे कर सकता है, ऐड न्यू फंक्शन टू इंटरफेस विदाउट ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग क्लासेस, जो ऑलरेडी क्लासेस बनी हुई है उनको ब्रेक करे बिना, दैट इंप्लीमेंट दोज इंटरफेस, जो उन सभी क्लासों को ब्रेक किए बिना जो उन इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, न्यू फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं। क्यों इंपोर्टेंट है ये, व्हाई इट्स इंपोर्टेंट, डिफॉल्ट मेथड हेल्प करता है अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकिंग ओल्डर कोड, पुराने कोड को ब्रेक करने से बचाने के लिए, व्हेन इंटरफेसेस आर मॉडिफाइड, जब इंटरफेस को मॉडिफाई किया जाता है, दैट इज एडिंग न्यू मेथड्स। मान लीजिए हमें इंटरफेस के अंदर न्यू मेथड्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब होगा क्या, जिस क्लास में हमने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है वहां पर हमें उन सभी मेथड्स को क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। बट डिफॉल्ट मेथड हमारी यही हेल्प करता है कि हमें क्लास को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना कोड हमने क्लास के अंदर लिखा हुआ है, हमें उसको मतलब उसमें कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम डिफॉल्ट मेथड की हेल्प से इंप्लीमेंट में चेंज करें, सॉरी इंटरफेस में चेंज करेंगे और हमारे क्लास में कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। नाउ एग्जांपल, इंटरफेस, माय इंटरफेस, एक मैंने इंटरफेस बनाया, मतलब माय इंटरफेस नाम का एक इंटरफेस है। डिफॉल्ट वॉइड शो, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज किया है, डिफॉल्ट मेथड है ये। सो डिफॉल्ट वॉइड शो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। ये क्या है, मेथड के अंदर डिफॉल्ट मेथड, सॉरी इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड है। पब्लिक क्लास माय क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, माय क्लास क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को, माय इंटरफेस को। ये क्या कर सकते हैं, कैन ओवरराइड द डिफॉल्ट मेथड इफ नीडेड। मैंने एक ऐसा डिफॉल्ट मेथड बना दिया इंटरफेस के अंदर, अगर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको यूज कर लूंगा, अदरवाइज मुझे उसको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर ये डिफॉल्ट नहीं होता तब ये किस टाइप का होता है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता, वहां पर मुझे इसको इंप्लीमेंट करना ही होता।
बट अभी डिफॉल्ट है, अगर मेरा मन है मैं उसको यूज कर सकता हूँ, उसको ओवरराइड कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे ओवरराइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उसको ओवरराइड नहीं करूंगा, राइट। स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, इंटरफेस में स्टैटिक मेथड क्या होता है? क्या, राइट। सो डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी है, हम स्ट्रीम एपीआई की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट मेथड की बात कर रहे हैं, या अभी स्टैटिक मेथड्स की बात कर रहे हैं, ये सभी जावा के फीचर्स है जो जावा में न्यू न्यू ऐड किए गए, टाइम टू टाइम इनमें ऐड किए गए हैं। अभी हम जावा 8 फीचर्स की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेशन, जावा 8 अलाउ स्टैटिक मेथड्स, जावा 8 ने अलाउ किया स्टैटिक मेथड्स को इन इंटरफेस के अंदर। दीज मेथड्स कैन only be called using the interface name। इन मेथड्स को हम सिर्फ इंटरफेस के नेम यूज करके ही कॉल कर सकते थे, एंड दे कैन नॉट बी ओवररिडन बाय इंप्लीमेंटिंग क्लासेस। क्लास में इंप्लीमेंट करने के बाद हम उनको ओवरराइड नहीं कर सकते। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों करते फिर? क्योंकि हमें पता है इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनको हम इसलिए ही बनाते ताकि हम उन्हें इंप्लीमेंटेड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सके या यूज कर सके। बट स्टैटिक मेथड क्या है, हम उनको दे कैन नॉट बी ओवररिडन, हम उनको ओवरराइड नहीं कर सकते इंप्लीमेंटिंग क्लास के अंदर। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? दिस फीचर हेल्प्स कीप रिलेटेड फंक्शनैलिटी विद इन द इंटरफेस इटसेल्फ एंड अवॉइड अननेसेसरी क्लास इंप्लीमेंटेशन। ये क्या करता है? दिस फीचर हेल्प्स कीप रिलेटेड फंक्शनैलिटी within the interface itself by avoiding unnecessary class implementation। क्लास में विदाउट अननेसेसरी इंप्लीमेंट करने से बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए स्टैटिक मेथड्स का हम यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल, इंटरफेस, माई इंटरफेस, स्टैटिक वर्ड, स्टैटिक मेथड, ये स्टैटिक मेथड है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, राइट। नाउ माई इंटरफेस, सीधा मैं इंटरफेस के नेम से स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ। कॉल स्टैटिक मेथड फ्रॉम इंटरफेसेस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम चाहकर, मतलब अगर हम चाहे तो चाहकर भी हम माई इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, राइट। सो इसीलिए अगर इसके अंदर स्टैटिक मेथड है या स्टैटिक मेथड नहीं है, तब भी हमेशा हम इंटरफेस के नाम से ही उसको कॉल करेंगे। वैसे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे दो टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ साथ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। जब भी कोई स्टैटिक मेथड होता है किसी क्लास के अंदर या किसी भी इंटरफेस के अंदर, उसको हमेशा हम डायरेक्ट क्लास के नेम से या इंटरफेस के नेम से ही कॉल करते हैं। दूसरी चीज, हम कभी भी किसी भी इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, we cannot create an object of an interface, right। Next one is, if there if there is any static method, then we have to call it by using class or interface name, right। विजिबल है स्टूडेंट सभी को? दो यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस, हम किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ देयर इज एनी स्टैटिक मेथड, देन वी हैव टू कॉल इट बाय यूजिंग
क्लास और इंटरफेस नेम। अगर किसी क्लास के अंदर या इंटरफेस के अंदर कोई भी स्टैटिक मेथड है तब हम क्लास या इंटरफेस के नेम से उसको कॉल करेंगे, एंड किसी भी इंटरफेस का हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं। बेस 64 एनकोडिंग एंड डिकोडिंग डेफिनेशन। बेस 64 encoding is a way of converting binary data like an image or a file into a text representation using a set of 64 printable characters, right? So base 64 encoding क्या करते हैं, एक तरीका है कन्वर्ट करने का बाइनरी डेटा को, जैसे कि इमेज और फाइल को, एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, किसी टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, यूजिंग ए सेट ऑफ 64 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। 64 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स की हेल्प से टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका किसको, बाइनरी डेटा को, जैसे कि इमेज या फाइल को, क्या कहलाता है, बेस 64 एनकोडिंग कहलाता है। क्यों जरूरी है ये, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशंस लाइक एनकोडिंग बाइनरी डेटा फॉर एचटीटीपी ट्रांसमिशन और storing credential in an easily readable format, right? now आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल, import java.util.base64। base64 एक क्लास है। एनकोडिंग, एनकोडिंग कैसे होगी, स्ट्रिंग एनकोडेड इक्वल टू base64 डॉट गेट एनकोडर, गेट एनकोडर मेथड को उसने कॉल किया, डॉट एनकोड टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में इसको एनकोड कर दो, हेलो को डॉट गेट बाइट्स, राइट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एनकोडेड को जैसे हमने क्या करेंगे, कॉल करेंगे, आउटपुट में क्या आ जाएगा, SGVSBG8, कोई भी एक ऐसी फॉर्म है जिसने हेलो को इसमें एक एनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डिकोडिंग कैसे करते हैं इसकी, कोड लिखा हुआ है, स्ट्रिंग डिकोडेड इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग base64 डॉट गेट डिकोडर डॉट डिकोड एनकोडेड, एनकोडेड को हमने क्या किया, डिकोड कर रहे हैं, अब हमें डिकोडेड को प्रिंट करेंगे, सो आउटपुट हेलो प्रिंट हो जाएगा, राइट? नाउ फॉर ईच मेथड जावा 8 डेफिनेशन, जावा 8 में फॉर ईच मेथड आया है। द फॉर ईच मेथड इज ए टर्मिनल ऑपरेशन इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था, विच कैन बी अप्लाइड टू iterable and stream objects for iterating over their elements, right? So iterable and streams के objects पर हम क्या यूज करते हैं, for each methods को यूज करते हैं। किस काम आता है, the for each method is a terminal operation, is a terminal operation, terminal operation है, जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था, which can be applied to iterable and stream objects, जिनको हम iterable and streams के object पर अप्लाई कर सकते हैं, किस लिए, फॉर आइटरेटिंग ओवर देयर एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स को आइटरेट करने के लिए। इट टेक्स ए कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस एज एन आर्गुमेंट, कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस एज एन आर्गुमेंट, राइट? सो कंज्यूमर फंक्शनल को, सॉरी, इट टेक्स ए कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस, कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस को एज एन आर्गुमेंट लेता है, राइट? कैसे लेता है देखते हैं इसके एग्जांपल से। लिस्ट, स्ट्रिंग की एक लिस्ट है, नेम्स इक्वल टू एरे डॉट एज लिस्ट, अलाइस, बॉब एंड चार्ले, नेम्स डॉट फॉर ईच नेम, नेम में क्या किया, नेम एरो ऑपरेटर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम, ये क्या है, नेम्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच का एक मेथड है जो आइटरेट करता है, आइटरेट मतलब एक से लेकर लास्ट तक आइटरेट करता है, मतलब पहले जीरो इंडेक्स पे आइटरेट करेगा, उसको विजिट करेगा या उसको क्या करेगा, देखेगा, फिर दूसरे को देखेगा, फिर तीसरे को देखेगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो फॉर ईच मेथड क्या करता है, नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम, एरो ऑपरेटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम, जैसे हमने नेम को प्रिंट किया आउटपुट में क्या जाएगा, अलाइस, बॉब एंड चार्ली, राइट? क्यों इंपॉर्टेंट है ये, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स ए क्लीन एंड सिंपल वे टू आइटरेट थ्रू कलेक्शंस विदाउट यूजिंग एक्सप्लिसिट लूप्स, लूप्स की हेल्प के बिना किसी भी कलेक्शन फ्रेमवर्क को आइटरेट करने के लिए हम फॉर ईच मेथड का यूज करते हैं। एनकरेजेस द यूज ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को एनकरेज करता है,
राइट। सो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क है क्या, यहाँ पे लिखा है कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसी कलेक्शन फ्रेमवर्क को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, जो कि होने वाली है यूनिट 4 की वन शॉट वीडियो कलेक्शन फ्रेमवर्क। वहां पर हम देखेंगे कलेक्शंस के बारे में, राइट। आगे बढ़ते हैं। ट्राई विद रिसोर्सेज डेफिनेशन। द ट्राई विद रिसोर्सेज स्टेटमेंट automatically manages resources like files or database connections by ensuring that they are properly closed when the try block finishes execution, right? So the try with resources statement क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं रिसोर्स को क्लोज करने के लिए, जैसे कि फाइल्स और डेटाबेस को के कनेक्शन को बाय इंश्योरिंग, इंश्योर करता है दैट दे हैव प्रॉपर्ली क्लोज, की प्रॉपर्ली बंद हो गए हैं, नहीं हुए हैं। व्हेन द ट्राई ब्लॉक फिनिशेस एग्जीक्यूशन, जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लेता है, राइट। सो व्हाई इट्स इंपोर्टेंट, हेल्प्स अवॉइड रिसोर्सेज लीक्स एंड रिड्यूसेस बोइलरप्लेट कोड फॉर क्लोजिंग रिसोर्सेज मैन्युअली, राइट। तो ट्राई विद रिसोर्सेज क्या करता है, देखिए जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए हम वहाँ पे फाइल को एज ए फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, या हम डेटाबेस में कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर हमें कनेक्शन बनाना होता है डेटाबेस के साथ या बैकएंड में किसी भी फाइल के साथ या किसी भी सिस्टम के साथ। जब वहां पे कनेक्शन बना रहे होते हैं, तब जब वहां पे हमारा रिसोर्सेज का काम कंप्लीट हो जाता है, तब हमें उन्हें मैन्युअली क्लोज करना होता है। बट ट्राई विद रिसोर्सेज क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, जिससे कि हमारा डेटा कहीं पर लीक ना हो। क्या करता है, लीक्स एंड सॉरी रिसोर्सेज लीक मतलब रिसोर्स को लीक होने से बचाता है, राइट। एग्जाम्पल, ट्राई बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू फाइल रीडर फाइल डॉट टीएक्सटी। बफर रीडर क्लास की हेल्प से हम एक फाइल को रीड कर रहे हैं, फाइल डॉट टीएक्सटी को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन br डॉट रीड लाइन, br ऑब्जेक्ट की हेल्प से रीड लाइन मेथड को कॉल करके लाइन बाय लाइन हम पूरी फाइल को रीड कर रहे हैं। कैच किया हमने, कैच इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, अगर एक्सेप्शन अकर होती है तो उसका पूरा ट्रेस को हम प्रिंट कर लेंगे। तो ट्राई बोलो के अंदर ही हमने पूरा कोड लिखा हुआ है, किसका, फाइल को रीड करने का। इसी को हम कहते हैं ट्राई विद रिसोर्स। सो इससे क्या होगा, अगर कोई भी एक्सेप्शन ओकर होती है तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्लोज करके बाद में इसके ट्रेस को प्रिंट कर देगा। क्या इंपोर्टेंट है ये, इंश्योर्स द रिसोर्सेज आर क्लोज ऑटोमेटिकली इवन इन द केस ऑफ एन एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन होती है उसके बाद भी ये रिसोर्स को क्लोज कर देगा। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रिसोर्स लीकेज, रिसोर्स लीकेज के जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। नाउ टाइप एनोटेशंस जावा 8। तो टाइप एनोटेशंस जावा में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। डेफिनेशन की बात करें, टाइप एनोटेशंस अलाउज यू टू अप्लाई एनोटेशंस नॉट ओनली टू द वेरिएबल्स बट आल्सो टू द टाइप्स सच एज क्लासेस, इंटरफेस और जेनरिक टाइप। जैसे कि हमने अभी पहले देखा था फंक्शनल इंटरफेस, यहाँ पे लिखा हुआ था ना हमने एट द रेट तो ये क्या है, ये एक एनोटेशन है। सो टाइप एनोटेशंस अलाउज यू टू अप्लाई एनोटेशंस, एनोटेशंस को अप्लाई करने में हेल्प करता है टू नॉट ओनली टू द वेरिएबल्स, सिर्फ वेरिएबल्स पर ही नहीं बट आल्सो टू द टाइप्स, कुछ टाइप्स भी सच एज क्लासेस पर, इंटरफेसेस पर और जेनरिक टाइप्स पर भी। These can be used for static analysis, static analysis में यूज होते हैं, बेटर डॉक्यूमेंटेशन में और कोड जनरेशन में, राइट। कैसे एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। एग्जांपल एट द रेट नो नल, जैसे हमने एट द रेट नो नल लिखा तो इसको हमें समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग टेक्स्ट में क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइप एंडरसन दैट इंडिकेट्स दिस वेरिएबल कैन नॉट बी नल। तो जैसे हमने लिखा एट द रेट नॉट नल,
तो जैसे ही मैं उसको कोड को रीड करूंगा, मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, या अनदर कोई डेवलपर उसको रीड कर रहा है, तो वो समझ जाएगा कि जो टेस्ट स्ट्रिंग है वो नल नहीं हो सकती, राइट। Repeating annotations. Definition. Prior to Java 8, you could only apply an annotation once to a single element. Java 8 से पहले हम सिर्फ once to a एक एलिमेंट पर सिर्फ सिंगल एनोटेशंस को क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। बट Java 8 allows you to apply the same annotations multiple times to a single element. बट Java 8 के बाद हम एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर सेम एलिमेंट को सेम एनोटेशन को कई बार अप्लाई कर सकते हैं। क्यों इंपोर्टेंट है, क्या रोल है इसका? दिस कैन बी यूजफुल व्हेन यू नीड टू अप्लाई मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम एनोटेशंस टू वन मेथड और क्लास, राइट। एग्जाम्पल, एट द रेट रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम, ये भी एक एनोटेशन है। नेक्स्ट एनोटेशन, एट द रेट टारगेट एलिमेंट टाइप डॉट मेथड पब्लिक एट द रेट इंटरफेस। एट द रेट इंटरफेस क्या हो जाएगी, एक एनोटेशन हो जाएगी। टेस्ट, ये जो बता देगी टेस्ट क्या होगा, एक इंटरफेस होगा। स्ट्रिंग वैल्यू नाम का इसके अंदर एक मेथड होगा। नाउ एट द रेट टेस्ट, टेस्ट का एक एनोटेशन है। वैल्यू इक्वल टू टेस्ट1, टेस्ट के में क्या वैल्यू में क्या चली गई, टेस्ट1 वैल्यू चली गई। फिर से वैल्यू में टेस्ट2 चली गई। पब्लिक वर्ड मेथड टू टेस्ट को जैसे हम कॉल करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये मेथड क्रिएट हो जाएगा, राइट। नाउ जावा मॉड्यूल सिस्टम, जावा 9 डेफिनेशन की बात करें, जावा 9 पर अब आ चुका है। जावा 8 के जितने भी अपडेट्स थे उन सबको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आ चुके हैं हम जावा 9 के अपडेट्स पर। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके कि आप, और साथ में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कहां से इस लेक्चर को देख रहे हैं, कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता लग सके कहां तक हमारी वीडियो पहुंच पा रही है, राइट। नाउ जावा मॉड्यूल सिंटैक्स, जावा 9 definition. The Java module system introduced in Java 9, Java 9 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। allows you to modularize your applications by dividing it into distinct modules with defined dependencies, right? So Java 9 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। जो क्या इंट्रोड्यूस किया गया, जावा मॉड्यूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जावा 9 के अंदर। allows you to modularize your applications, हमें मतलब हमारे जो कोड है या जो हमारी एप्लीकेशन है उसको मॉड्यूलराइज कर सकते हैं। क्या, कैसे? डिवाइडिंग इट इनटू डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल्स, यानी डिफरेंट मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड करके विद डिफाइंड डिपेंडेंसीज, कुछ डिपेंडेंसीज को डिफाइन करके। दिस हेल्प्स इन बेटर मैनेजिंग लार्ज एप्लीकेशंस बाय डिफाइनिंग विच पार्ट ऑफ द कोड कैन बी एक्सेस और मॉडिफाइड, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मॉड्यूल my.module requires java.base exports com.example। ये सब क्या है, ये सब है डिपेंडेंसीज। इसको हम समझेंगे कभी डीप में बाद में। अभी वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अगर आप देखें तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ओवरव्यू लेते हैं फटाफट से, ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं करेंगे। तो व्हाई इट्स इंपोर्टेंट, क्यों इंपोर्टेंट है? helps in organizing large code bases into manageable independent modules and improve security and performance by controlling access between modules, right। आगे बढ़ते हैं। diamond syntax with inner anonymous class definition, Java 7 introduced the diamond operator to simplify जेनेरिक टाइप डिक्लेरेशंस, राइट। तो जावा 7 में इंट्रोड्यूस किया गया डायमंड ऑपरेटर को। ये है डायमंड ऑपरेटर, राइट, टू सिंपलीफाई जेनेरिक टाइप डिक्लेरेशंस। जेनेरिक टाइप डिक्लेरेशन को सिंपलीफाई करने के लिए विद जावा 8 के साथ यू कैन यूज दिस फीचर विद एनोनिमस इनर क्लासेस। एनोनिमस इनर क्लासेस में भी जावा 8 के बाद एनोनिमस इनर क्लासेस में हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल, मैप डायमंड ऑपरेटर के अंदर स्ट्रिंग इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप
इसमें आपको देखेंगे नेक्स्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क में इसको डायमंड सिंटैक्स विद एनोनिमस इनर क्लास। ये क्या है? एनोनिमस इनर क्लास है यहाँ पर, राइट। तो पुट 1 को 1 से हमने मैप कर दिया, 2 को 2 से मैप कर दिया। अब ये कैसे काम कर रहा है उसको हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 कलेक्शन फ्रेमवर्क में जानेंगे। सो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल टाइप इनफ्रेंस जावा 10 लोकल वेरिएबल टाइप इनफ्रेंस डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रोड्यूस द वेर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया विच अलाउज द कंपाइलर टू infer the type of local variables, right, making code more conscious without sacrificing type safety. तो Java 10 में क्या किया गया? लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस द वेर कीवर्ड को, राइट, ये है VAR, वेर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली डेफिनेशन छोड़ देते हैं, अभी समझना ट्राई करते हैं। वेर कीवर्ड क्या करता है? लोकल वेरिएबल्स के टाइप को ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है। मान लीजिए मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए अगर मैं नॉर्मली इनपुट लेता हूँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मुझे उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। सो इंट, मान लीजिए मैंने लिखा a, so उसके अंदर क्या है? मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले सकता हूँ। अगर मैंने लिखा फ्लोट x, देन मैं कह सकता हूँ 5.70, सिर्फ फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज को ले सकता हूँ। बट जैसे जावा 10 में वेर कीवर्ड का यूज किया गया, तो मैं सिर्फ लिखूंगा वेर वेरिएबल नेम, मान लीजिए नंबर इक्वल टू, जो भी मैं वैल्यू को इंसर्ट करूंगा, किसी भी वैल्यू को डिफाइन करूंगा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा 7, तब ये क्या होगा? इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने लिखा 7.5, तब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि जावा 10 में इंट्रोड्यूस किया गया। एग्जाम्पल, वेर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग कंपाइल्स infer that this is an array list string। लिस्ट को ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये एरे लिस्ट की एक एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल है, सॉरी डेटा टाइप है। क्यों इंपोर्टेंट है ये? रिड्यूस वर्बोसिटी, मेकिंग कोड इजियर टू रीड एंड राइट, टाइप सेफ्टी इज स्टिल मेंटेन ड्यू टू कंपाइल टाइम चेक्स, राइट। स्विच एक्सप्रेशन जावा 12 की बात आ चुकी है अभी स्टूडेंट्स। डेफिनेशन की बात करें, द ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट वाज इनहेंस्ड टू ए स्विच एक्सप्रेशन इन जावा 12। जावा 12 में नॉर्मल स्विच स्टेटमेंट को इनहेंस किया गया स्विच एक्सप्रेशन में। दिस अलाउ फॉर रिटर्निंग वैल्यूज एंड सिंपलीफाइंग कॉम्प्लेक्स स्विच केसेस, राइट। इसने क्या अलाउ किया? रिटर्निंग वैल्यू रिटर्न करने में एंड सिंपलीफाइंग कॉम्प्लेक्स स्विच केसेस। कॉम्प्लेक्स स्विच केसेस को सिंपलीफाई करता है क्या? स्विच एक्सप्रेशन। कैसे करता है? एग्जाम्पल, इंट डे इक्वल टू 3, डे की वैल्यू 3 है, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू स्विच डे, राइट। अब जो भी स्विच के अंदर वैल्यू आएगी उसको क्या करेगा? रिजल्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं। केस 1 में मंडे, केस 2 में ट्यूसडे कर दिया, केस 3 में वेडनेसडे एंड डिफॉल्ट में अननोन। सो यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन क्या कर पा रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को भी सोल्व करके उसका आउटपुट को रिजल्ट में या किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता है, राइट। जबकि अगर हम नॉर्मल स्विच केस की बात करें तो नॉर्मल स्विच कैसे काम करता है? स्विच वेरिएबल केस 1 ब्रेक एंड डिफॉल्ट, राइट। एंड ऐसे नॉर्मल स्विच काम करता है। बट यहाँ पे स्विच कैसे काम कर रहा है कि इस वैल्यू को रिजल्ट में भी रिटर्न कर सकते हैं। नाउ एल्ड कीवर्ड, जावा 12 में एल्ड कीवर्ड का इंट्रोड्यूस किया गया। क्या डेफिनेशन है इसकी? द एल्ड कीवर्ड इज यूज्ड इन स्विच एक्सप्रेशन टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए केस। किसी केस से वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम एल्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं इसको। इंट डे 3 सेम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं।
केस 1 मंडे, केस 2 ट्यूसडे, केस 3 वेडनेसडे। सो जैसे हमने यील्ड कीवर्ड का यहाँ पर यूज किया, इस वेडनेसडे को क्या करेगा ये रिजल्ट में स्टोर कर देगा। स्विच डे, डे के लिए कितने 3 केस पे, 3rd नंबर के केस पर जाएगा और यहाँ पे लिखा हमने एल्ड कीवर्ड, तो ये वेडनेसडे को क्या करेगा रिजल्ट के अंदर रिटर्न कर देगा, राइट। तो इस तरीके से हम स्विच एक्सप्रेशन को भी यूज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एल्ड कीवर्ड। Now, text blocks, Java 13. Definition. Text blocks in Java allows you to write multiple line strings more easily, preserving new lines and indentions. Indentation, right. So, text block क्या करता है, जावा में हमें अलाउ करता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग टेस्ट इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं है, जैसे हमने मतलब देखिए स्ट्रिंग टेस्ट ट्रिपल कोट्स हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। जैसे हम ट्रिपल कोट्स की यूज करते हैं और अगर यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट को यानी बहुत सारे स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को हम लिखते हैं, सो ये क्या करेगा, इसको ऐसे के ऐसे स्टोर कर देगा। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लाइन हमने यूज की हुई है, सो ये क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में इसको स्टोर करेगा, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्ट ब्लॉक। ट्रिपल कोट्स के अंदर कोड लिखेंगे, ट्रिपल कोट से हम कोड को क्लोज करेंगे। नाउ रिकॉर्ड्स, जावा 14 में रिकॉर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। डेफिनेशन की बात करें, रिकॉर्ड्स आर ए स्पेशल काइंड ऑफ क्लास इन जावा दैट प्रोवाइड ए कॉम्पैक्ट सिंटैक्स फॉर डेटा कैरिंग क्लासेस, राइट। दे ऑटोमेटिकली जनरेट इक्वल्स, हैश कोड एंड टू स्ट्रिंग्स मेथड। रिकॉर्ड क्या करते हैं, रिकॉर्ड आर स्पेशल काइंड ऑफ क्लास इन जावा। क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ क्लास, स्पेशल टाइप की क्लास है जावा के अंदर दैट प्रोवाइड्स ए कॉम्पैक्ट सिंटैक्स फॉर डेटा कैरिंग क्लासेस। जो डेटा कैरिंग क्लासेस होती है उनका कॉम्पैक्ट सिंटैक्स को प्रोवाइड करता है, जो दे ऑटोमेटिकली जनरेट इक्वल्स, हैश कोड एंड टू स्ट्रिंग मेथड। जब हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तब हम समझेंगे हैश कोड एंड टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। तब ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है इक्वल्स को, हैश कोड को एंड टू स्ट्रिंग मेथड को। सिर्फ स्प्रिंग बूट के अंदर ही नहीं, अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तब भी हम क्या करते हैं हैश कोड टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप की अलग अलग क्लासेस होती है एंड जो क्लास डेटा को कैरी करती है, राइट। जिस क्लास के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो स्टोर होती है, उसको कैरी करने के लिए हम हैश कोड या टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। तो रिकॉर्ड्स क्या करता है, इन क्लास के लिए कॉम्पैक्ट सिंटैक्स को प्रोवाइड करता है। एग्जांपल से समझना ट्राई करता है, पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन। पर्सन एक हम क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग नेम होगा, इंट एज होगी, सॉरी मेथड बना रहे हैं एक। तो पर्सन में मतलब पर्सन क्लास के या पर्सन रिकॉर्ड के पर्सन ऑब्जेक्ट में न्यू पर्सन अलाइज 30, राइट। यहाँ पे पर्सन क्या है, एक रिकॉर्ड है। मुझे पता है कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं बनाऊंगा, कोई इंटरफेस नहीं बनाऊंगा। मैंने सिंपल पर्सन नाम का एक रिकॉर्ड बनाया है जो क्या लेगा, नेम और एज को एज ए स्ट्रिंग लेता, मतलब नेम को एज ए स्ट्रिंग एंड एज को इंट में लेता है। तो पर्सन क्या, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू पर्सन अलाइज, अलाइज क्या में चला जाएगा, नेम में चला जाएगा एंड 30 एज में चला जाएगा, राइट। इसमें कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पर्सन, जैसे मैं पर्सन को प्रिंट करूंगा आउटपुट में क्या आएगा, पर्सन नेम इक्वल टू अलाइज एंड एज इक्वल टू 30। अब मैं अगर चाहूं तो इसका सीधा टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करूंगा और टू स्ट्रिंग मेथड से क्या आ जाएगा, सिंपल नेम इक्वल टू अलाइज एंड एज इक्वल टू 30 आ जाएगा, राइट। नाउ Sealed classes, Java 15. Definition. Sealed classes allow you to restrict which other classes or interfaces can extend or implement them. Sealed classes allow you to restrict. Sealed class हमें allow करते restrict करने के लिए other classes को और interfaces को कि क्या मतलब कौन क्लास या कोई इंटरफेस किसी अनदर क्लास से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर सकता है, उसको क्या करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए
सीलेट क्लास को हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, पब्लिक सीलेट क्लास शेप परमिट सर्किल रेक्टेंगल, राइट। पब्लिक सीलेट क्लास शेप परमिट सर्किल रेक्टेंगल, पब्लिक फाइनल क्लास सर्किल एक्सटेंड शेप। तो क्या है, क्लास सर्किल, सर्किल क्लास एक्सटेंड कर पा रही है शेप क्लास को, राइट। शेप परमिट किस किस को है, सर्कल को एंड रेक्टेंगल को। यानी सिर्फ सर्किल क्लास एंड रेक्टेंगल क्लास एक दो ऐसी क्लास है जो शेप क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। परमिशन किसको मिली हुई है, परमिट किसके पास है, सर्किल के पास और रेक्टेंगल के पास। पब्लिक फाइनल क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड शेप। अगर मैं अनदर एक क्लास बनाता हूं, पब्लिक फाइनल क्लास, मान लीजिए यहां पे है रेक्टेंगल ट्रायंगल, राइट, एक्सटेंड्स शेप। सो यहां पे क्या हो जाएगी, एक एरर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहां पर एक एरर आ जाएगी, राइट। नाउ कंक्लूजन। तो क्या कंक्लूजन है जावा के, जैसा हमने यूनिट 3 पढ़ी है आज, इसके क्या क्या कंक्लूजन है, क्या क्या हमने सीखा है, उसके बारे में बात करते हैं फटाफट से। तो समरी देखते हैं। Java's evolution over the years has brought a key features that support functional programming, simplify code, and improve the modularity and scalability of applications. Summary है, Java's evolution over the years has brought in key features that support functional programming, simplify code, and improve the modularity and scalability of applications. Encouragement की बात करें तो keep exploring these new features in real world projects to get comfortable with them and enhance your development skills, right? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम जावा के फीचर्स की बात कर रहे हैं, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में सीख जाएंगे। आप जावा की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा नए नए फीचर्स के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की, जावा 8 से पहले बहुत कम फीचर्स हम यूज कर सकते थे। कोई भी प्री डिफाइंड ऐसे मेथड नहीं थे, जैसा एल्ड मेथड की मैंने बात की या स्ट्रीम एपीआई की बात की, तो हम उनको यूज नहीं कर सकते थे। बट जैसे जैसे जावा चेंज होती जा रही है, अभी जैसे हम जावा के 24th वर्जन को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट आया है, कोई ना कोई न्यू चेंज आया होगा। अगर मैं आपको जावा 24 के अपडेट की बात करूं, सो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जावा 24 के नए नए फीचर्स की बात करूं, सो लैंग्वेज इनहेंसमेंट्स, एपीआई अपडेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो इस चीज से ये पता चलता है कि इसमें कोई नया फीचर तो ऐड नहीं किया गया, बट कहने के इसमें अपडेट किया गया। आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हैं जावा 24 फीचर्स, तो वहां पे आपको सारे फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा। सो इससे हमें ये बात पता लगती है कि अभी अगर नया फीचर ऐड नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि हर बार कोई ना कोई नया फीचर ऐड हो ही जाएगा, बट जावा में कहीं ना कुछ चेंज होता रहता है, कोई ना कोई इसमें अपडेट लाते रहते हैं कि जो भी पुरानी कमियां थी उसको दूर किया जा सके, और जो नए प्रोग्रामर्स है या जो प्रोग्रामर है वो नया फीचर को यूज करके अपने कोड को बहुत ज्यादा रीडेबल बना सके या अपने कोड को बहुत काफी ज्यादा स्टेबल बना सके, राइट। सो इसीलिए हम जावा 24 को यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर, एंड इसी प्रकार से हमारा कोड काम करता रहता है एंड जावा अपडेट होती रहती है। तो आज के फटाफट से 1 शॉट वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आज की 1 शॉट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज की 1 शॉट वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।